हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। मैं हूं रवि सर और आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ क्या बोलता है? तो देखो दोस्तों, जो काइनेटिक एनर्जी पर मोलेक्यूल होती है, काइनेटिक एनर्जी पर मोलेक्यूल, उसका हमने डेरिवेशन किया था और वहां पे हमें इसका जो फॉर्मूला मिला था वो था 3/2 kb into T, where kb is the Boltzmann constant and T is the टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल थी, ये एक मोनो एटॉमिक गैस के लिए थी जो कि एक कंटेनर में बंद था। ठीक है, अब इस कंटेनर में बंद था तो ये जो मोलिक्यूल है जो मोनो एटॉमिक है उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होती है, यानी ये तो या तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव हो सकता है, या तो फिर वाई डायरेक्शन में, या तो फिर जेड डायरेक्शन में ये क्या कर सकता है, मूव हो सकता है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल है वो 3/2 kBT है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि ये जो टोटल एनर्जी है एक मोलिक्यूल की, टोटल काइनेटिक एनर्जी है एक मोलिक्यूल की, दैट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू ऑल दीज 3 फ्रीडम्स। तो इस मोलिक्यूल के पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ये जो 3 फ्रीडम्स है उसमें ये जो एनर्जी है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना, क्योंकि कोई भी प्रिफर डायरेक्शन नहीं है। या तो ये एक्स में मूव करेगा, या तो वाई में करेगा, या तो जेड में करेगा, या तो फिर दोनों में करेगा। तो इसकी कोई प्रिफर डायरेक्शन नहीं है और इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है ये इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का बोलना ये है कि हर एक जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो ऐड करता है 1/2 kBT एनर्जी। जैसे कि एक्स डायरेक्शन ऐड करेगी 1/2 kBT, वाई डायरेक्शन ऐड करेगी 1/2 kBT और जेड डायरेक्शन 1/2 kBT। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 kBT प्लस 1/2 kBT प्लस 1/2 kBT। तो ये हो जाएगा 3/2 kBT जो कि टोटल एनर्जी है। तो ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी जितने नंबर ऑफ डिग्रीज फ्रीडम होंगे उतनी एनर्जी होगी। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना ऐड करेगी, 1/2 kBT। अब इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल में आपको निकालनी है तो वो आप निकाल सकते हो। देखो, एक्स डायरेक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 1/2 Vx स्क्वायर mvx स्क्वायर। तो देखो इसका मास, जो मोलिक्यूल का मास है वो m है और इस x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो vx है, प्लस y डायरेक्शन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/2 mvy स्क्वायर प्लस 1/2 mvz स्क्वायर। ये है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो दोनों में आपको दिख रहा होगा कि हर एक जो स्क्वायर टर्म है वो 1/2 kBT एनर्जी इसमें ऐड कर रही है। आया समझ में? अब देखो, ये तो था मोनो एटॉमिक के लिए। तो मोनो एटॉमिक के लिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो एनर्जी कितनी आएगी, 3/2 kBT। इतनी एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब अगर आप डायएटॉमिक की बात करें, डायएटॉमिक गैसेस की बात करें, तो उसमें अगर आप रिजिड मोलेक्यूल ले रहे हो तो रिजिड में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं वो कितने होते हैं, वो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। यहां पे ये जो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी पर मोलेक्यूल आएगी वो क्या आएगी, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए हमें एनर्जी पता है कितनी है, 3/2 kBT एनर्जी आएगी। प्लस अब ये जो 2 रोटेशनल मोड है, ये 2 रोटेशनल मोड भी 1/2 kBT ऐड करेंगे। तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है, ये रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो भी 1/2 kBT ऐड करेंगे इसमें। तो ये है 2 और एक रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना ऐड करेगा, 1/2 kBT ऐड करेगा। अब ये 1/2 kBT ऐड कर रहा है, क्यों ऐड कर रहा है, क्योंकि हमें रोटेशनल में एनर्जी पता है, रोटेशनल में इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो मैं पहले इसकी टोटल कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 kBT प्लस kBT। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5/2 kBT।
तो डाई एटॉमिक गैसेस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो 5/2 kBT। अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखूं तो देखो डाई एटॉमिक गैस के पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज फ्रीडम है, उसकी वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल आएगी वो कितनी आएगी, 3 ट्रांसलेशनल के लिए 1/2 1 mv² प्लस 1/2 mvy² प्लस 1/2 mvz²। ये तो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए। प्लस 2 रोटेशनल थे, तो रोटेशनल में क्या आएगा, रोटेशनल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 I ओमेगा², ये 1 लिखेंगे, I1 ओमेगा1² प्लस 1/2 I1 ओमेगा2²। ओके, तो ये 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसके हो गए। तो हमें यहां पे पता चला कि फिर से ये जो एक काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये जो एक स्क्वायर टर्म है वो फिर से 1/2 kBT उसमें ऐड कर रहा है, और ये स्क्वायर टर्म एक 1/2 kBT, तो दोनों मिलके हो गए 1/2 kBT यानी टोटल kBT। आया समझ में? तो ऐसे हर एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो 1/2 kBT 1/2 kBT हो रही है। ये तो ट्रांसलेशनल और इसके लिए हो गया, रोटेशनल के लिए हो गया। अगर आपको ये वाइब्रेशनल के लिए करना है तो आप इसको वाइब्रेशनल के लिए भी कर सकते हो। तो देखो वाइब्रेशनल के लिए कैसे आएगा, तो एक जो वाइब्रेशन है वो क्या करता है, देखो ये 2 मोलेक्यूल, 2 एटम्स है एक मोलेक्यूल में, हमें पता है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बॉन्डिंग होती है ना। अब ये जो मोलेक्यूल के एटम्स है वो क्या कर सकते हैं, वो वाइब्रेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। तो जब ये वाइब्रेट करेंगे यानी पास में आएंगे और दूर जाएंगे, तो जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इनके पास कौन सी एनर्जी आएगी, वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी। तो ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो कितनी होगी उसको हम निकालते हैं। तो पहले तो ये है जो ये मोशन में आएगा, ये जो मोलेक्यूल है उसके जो एटम्स है जब मोशन में आएंगे तो उनके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2, अगर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो mvx², इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी। प्लस होगी पोटेंशियल एनर्जी, या तो फिर जिसको बोलते हैं आप स्प्रिंग एनर्जी, तो यहां पे स्प्रिंग एनर्जी भी होगी। देखो ये स्प्रिंग की तरह, क्योंकि अट्रैक्शन रिपल्शन वाइब्रेट कर रहा है ना, तो पास में आ रहा है दूर जा रहा है, यानी ये किसकी तरह, स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट K मान ले तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या तो फिर स्प्रिंग एनर्जी होगी वो 1/2 kx² होगी। तो यहां पे एक काइनेटिक एनर्जी की टर्म और एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है। ये हर एक जो एक स्क्वायर टर्म है ये क्या ऐड करेगी, 1/2 kBT। जैसे कि हमने देखा कि एक स्क्वायर टर्म क्या कर रही है, 1/2 kBT एनर्जी ऐड कर रही है गैस में। तो जो टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी होगी वो वाइब्रेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 यहां पे स्क्वायर टर्म्स होने की वजह से हम लिखेंगे 2 × 1/2 kBT यानी टोटल kBT। तो एक वाइब्रेशनल मोड आपका 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड करता है, और उसकी जो एनर्जी ऐड होती है वाइब्रेशनल एनर्जी वो kBT है ना। 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसलिए kBT, 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kBT, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए kB × T, इतनी काइनेटिक एनर्जी पर मोलेक्यूल ऐड हो जाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको अभी समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kBT ऐड करता है। वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, इसलिए kB × T इतनी एनर्जी ऐड होती है। तो चलो अब देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। अब हमने ये जो देखा ये हमने इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए देखा। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का जो यूज है वो इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की फाइंड आउट करने के लिए है। तो हम इंटरनल एनर्जी अब निकालेंगे। उससे पहले समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है पहले देखते हैं। तो देखो अगर मैं कोई गैस कंटेनर ले लूं, ये फिर से एक क्यूबिकल गैस कंटेनर मैंने लिया है, ओके, इसमें गैस भरी हुई, ओके। अब इसको मैंने क्या किया है, इसको एक टेबल पे मैंने रखा है।
तो एक टेबल पे मैंने इसको रख दिया है ना, या तो फिर स्टूल पे रख दिया, कुछ हाइटेड चीज है जिसपे मैंने इसको रख दिया है। ओके, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है h, तो h इसकी हाइट है। अब देखो ये जो गैस है इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, इस गैस के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? तो सबसे पहले इसके पास एनर्जी होगी, देखो टोटल एनर्जी मैं लिख देता हूं, इसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी? इट इज बिकॉज ऑफ द हाइट। तो इसके पास हाइट है यानी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है mgh, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये पूरा कंटेनर इधर ऐसे मूव कर रहा है, अगर ये पूरा कंटेनर इधर मूव कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और अगर ये मूव नहीं कर रहा है या तो फिर ये हाइट पे नहीं है, यानी अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये दोनों भी एनर्जी इसकी क्या है? 0 है, लेकिन फिर भी इसके पास एनर्जी होगी। जैसे कि अगर हम इसको ग्राउंड पे रख देते हैं, यानी इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ऐसे मान लेते हैं, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब ये मूव भी नहीं कर रहा है, पूरा जो कंटेनर है वो भी मूव नहीं कर रहा है, वो भी स्टेबल है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, फिर भी उसके पास एक एनर्जी होती है। और वो एनर्जी उसके पास क्यों होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द मोलिकुलर मोशन एंड कॉन्फिगरेशन। याद रखो, यहां पे एक एनर्जी उसके पास जरूर होती है किसी भी गैस के पास, भले ही वो गैस का कंटेनर मूव ना करे, भले ही उसके पास हाइट ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी। वो जो इंटरनल एनर्जी है, दैट इंटरनल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द मोलिकुलर मोशन एंड कॉन्फिगरेशन। तो इसके जो भी गैस जो भरी आपने, जैसे कि हेलियम हो, ऑक्सीजन हो, उसके जो भी मोलिक्यूल्स होंगे, उन मोलिक्यूल्स की वजह से उसके पास एक एनर्जी होती है। और मोलिक्यूल्स की जो पोजीशन है या तो फिर कॉन्फिगरेशन है, उसकी वजह से भी उसके पास एनर्जी होती है। इस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो देखो, जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर आता है, 0 केल्विन की बात कर रहा हूं, यानी -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि लोवेस्ट टेम्परेचर है, तो 0 केल्विन पे जो मोलिकुलर मोशन होती है वो लगभग 0 होती है, यानी कोई मोलिक्यूल मूव नहीं करता। लेकिन जैसे ही उनको टेम्परेचर मिलता है, हर एक मोलिक्यूल क्या करेगा? ये मूव करने लगेगा। देखो, जैसे ही आपको टेम्परेचर मिलता है, जैसे आपने पॉपकॉर्न देखे होंगे, है ना, पॉपकॉर्न देखे होंगे आपने, तो जैसे ही तवे पे आप उसको रखते हो, वो क्या करते हैं? उछलने लग जाते हैं ना, उछलने लग जाते हैं पॉपकॉर्न। क्यों? क्योंकि उनको जो एनर्जी मिल रही है, टेम्परेचर की एनर्जी, उसको लेके वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी मोशन में आ रहे हैं। वैसे ही पानी भी उबलता है, आपने अगर पानी को गर्म किया नीचे से, तो जैसे ही टेम्परेचर देते हो आप, तो उसके मोलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं ना, पानी उबलने लगता है। तो हमें यहां पे समझ में आया कि जब भी आप टेम्परेचर दोगे तो मोलिक्यूल्स की मोशन बढ़ेगी, मोलिक्यूल्स की मोशन बढ़ेगी, और जितना टेम्परेचर दोगे उतनी मोशन इसकी बढ़ने वाली है ना। तो जितना मोशन इसका होगा, यानी उतना ही टेम्परेचर भी होगा। तो ये जो मोलिकुलर मोशन है, इसकी वजह से उसके पास एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्यों होती है? तो इंटरनल एनर्जी इसके पास 2 वजह से होती है। पहले तो बात है इंटरनल एनर्जी के लिए, वो है, यहां पे मैं लिख देता हूं, तो इंटरनल एनर्जी इसके पास क्यों होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द मोशन यानी काइनेटिक एनर्जी, प्लस इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फिगरेशन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉन्फिगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल होती है, और मोशन की वजह से जो होती है वो काइनेटिक होती है। तो 2 एनर्जीज होगी, 2 एनर्जी मिलके इंटरनल एनर्जी बनती है। लेकिन जब हम काइनेटिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक थ्योरी में हमने ऑलरेडी देख लिया था, हमने एजम्पशन जो देखे थे काइनेटिक थ्योरी के, उसमें हमने देखा था कि जो 2 मोलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन है वो निग्लिजिबल होगा, 0 होगा। तो गैस की बात चल रही है, गैस के मोलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है, और इसकी वजह से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। तो हमने ऐसे मान के लिया है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है दोनों के बीच, वो लगभग 0 होता है।
और ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमने एज्यूम किया था कि उनपे जीरो होता है। और क्यों जीरो होता है? क्योंकि उनका मास बहुत ही कम होता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर है वो जीरो हो जाएगा। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है, तो काइनेटिक थ्योरी जब तक हम स्टडी कर रहे हैं आइडियल गैस, जब तक हमारा गैस आइडियल हम अज्यूम कर रहे हैं, तब तक इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी। जबकि जब आप रियल गैस की बात करोगे तो रियल गैस में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है और इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विथ पोटेंशियल एनर्जी आल्सो। रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ तो यहां पे काइनेटिक थ्योरी की बात चल रही है, आइडियल गैस की बात चल रही है, तो ये एनर्जी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी, वो कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? तो पहले तो जो मोलिक्यूल्स है वो ट्रांसलेशनल मोशन में है, इसलिए इनकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 mv²। अब ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में होगी, तो 1/2 mvx² प्लस 1/2 mvy² प्लस 1/2 mvz² होगी। तो ये होगी, हम यहां पे ऐसे लिख देते हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन होगी। सॉरी, पोटेंशियल नहीं, इंटरनल एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन होगी, प्लस इंटरनल एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो ये मोलिक्यूल से अगर डायएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, तो वो रोटेट भी करेंगे, तो रोटेशनल एनर्जी की वजह से भी ये एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मोशन है, वो भी एक मोशन है। और तीसरा हो सकती है वाइब्रेशनल मोशन, तो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से भी एनर्जी हो सकती है। आया समझ में? चलो अब हम निकालते हैं इंटरनल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक मोलिक्यूल्स। लेट अस स्टार्ट। तो चलो, आपको अगर ये समझ में आ गया है तो हम स्टार्ट करते हैं। इंटरनल एनर्जी नंबर 1 फॉर मोनो एटॉमिक गैस। तो इंटरनल एनर्जी फॉर मोनो एटॉमिक गैस, हमें पता है मोनो एटॉमिक गैस में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3 होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है। तो जो इंटरनल एनर्जी हमारी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल जो होगी उसकी, वही हमारी इंटरनल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल हमने देखा 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए आती है 3/2 kBt, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि 1/2 kBt हर एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ऐड करता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए 3 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल कितनी हो गई? 3/2 kBt। ये एक मोलिक्यूल के लिए है ना। अब अगर मुझे ये 1 मोल के लिए चाहिए, अगर मुझे ये 1 मोल के लिए चाहिए, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी पर मोल होगी वो कितनी होगी? तो 1 मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं? तो ये पर मोलिक्यूल है 3/2 kBt, और 1 मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं? तो अवोगाड्रोस नंबर इतने होते हैं। तो ये क्या हो गया? देखो, ये Kb इंटू Na, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पता है Kb इंटू Na क्या होता है? तो वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है R। तो ये हो गया 3/2 RT। तो ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी पर मोल। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि जो मोशन है, काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है? जिसके पास मोशन होती है। और मोशन की वजह से, अब ये मोलिक्यूल्स की मोशन है ना, तो मोलिक्यूल्स की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इसलिए ये इंटरनल एनर्जी है ना। अब हमें यहां पे ये फॉर्मूला जो है इसको आप ऑब्जर्व करो, तो ये 3 क्यों आया है? इट इज बिकॉज ऑफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हम अगर इसको F ले ले तो हमें यहां पे फॉर्मूला मिल गया F/2 RT। तो ये इंटरनल एनर्जी है पर मोल, 1 मोल के लिए ये एनर्जी है। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बढ़ेंगे, देखो यहां पे Na की जगह पे जैसे कि मैं 2 मोल लेता हूं, तो Na इंटू 2 Na, इतने मोलिक्यूल्स हो जाएंगे। जितने ज्यादा मोलिक्यूल्स होंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो 1 मोलिक्यूल की वजह से अगर सपोज फॉर एग्जांपल 1 जूल एनर्जी है, तो 2 मोलिक्यूल के लिए 2 जूल, 3 मोलिक्यूल के लिए 3 जूल, यानी वो ऐड होगी, सम अप होगी। तो वैसे ही यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है उस पे वो डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ पे मैंने एक कॉमन फॉर्मूला बना लिया, यहाँ पे U इज इक्वल टू, अगर n नंबर ऑफ मोल है
n नंबर ऑफ मोल है तो ये आ जाएगी NF/RT/2, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो NF/2RT, where n is number of mole, F is degree of freedom, R is universal gas constant, T is temperature divided by 2। तो ये है आपका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, है ना, ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, F क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और ये मैंने आपको बताया। ये कॉमन फॉर्मूला आप दोस्तों याद रखो। तो अब अगर आपको ये किसके लिए निकालना है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकालना है, तो देखो यहां पे मैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकालता हूं। मोनो एटॉमिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3 है। तो 1 मोल के लिए जो इंटरनल एनर्जी होगी, अभी हम सिर्फ 1 मोल के लिए निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो आप n से उसको बस क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हम सिर्फ 1 मोल के लिए अभी निकालेंगे जो भी इंटरनल एनर्जी होगी। तो ये मोनो के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F कितना है, 3 है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 3/2 RT आ गया। अब दूसरा डायटोमिक गैस, ओके। उसमें 2 प्रकार है, एक है रिजिड और एक है नॉन रिजिड। तो रिजिड के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, हमने ऑलरेडी हमारा जो प्रीवियस लेक्चर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे था उसमें देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप पहले देख लोगे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसके लिए होते हैं रिजिड मोलेक्यूल के लिए 5। तो जो इंटरनल एनर्जी होगी डाई रिजिड के लिए, है ना, वो कितनी होगी, 5/2 RT। देखो कितना आसान है ना। अभी देखो मैंने जैसे फॉर्मूला बनाया बहुत आसान हो गया। अगर ये नॉन रिजिड है तो 2 वाइब्रेशनल के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसमें ऐड होते हैं, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू कितने हो गए, 7। तो ये हो गया डाई के लिए नॉन रिजिड के लिए हो गई 7/2 RT, है ना। अब अगर मुझे ट्राई एटॉमिक के लिए निकालना है तो ट्राई एटॉमिक के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है तो वो होता है 5 फॉर लीनियर। तो अगर मोलेक्यूल आपका लीनियर मोलेक्यूल है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 5, है ना। लीनियर और रिजिड है तो 5, लीनियर और रिजिड है तो 5। तो जो इंटरनल एनर्जी होगी ट्राई की वो कितनी होगी, 5/2 RT अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये सारे हम 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, याद रखना। अगर आप ट्राई एटॉमिक लेते हो और नॉन लीनियर लेते हो, देखो नॉन लीनियर अगर आप लेते हो, नॉन लीनियर मोलेक्यूल अगर आपका है तो ये आएगा तुम्हारा नॉन लीनियर के लिए F इज इक्वल टू कितना आता है, 6 आता है ना। तो उसके लिए आएगा 6/2 RT यानी 3 RT। तो ये हो गई ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर मोलेक्यूल के लिए इंटरनल एनर्जी पर मोल, ओके। अब अगर आपको ये जो एनर्जी है वो अगर आपको पॉली एटॉमिक के लिए निकालना है, पॉली एटॉमिक गैस यानी 3 से ज्यादा या तो फिर 3 जिसके पास भी एटम्स है एक मोलेक्यूल में, उसके लिए अगर आपको निकालना है तो आप वो क्या निकालोगे, देखो उसके लिए आएगा आपका पॉली एटॉमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी आएगा पॉली के लिए। तो देखो आपके कितने भी एटम्स के मोलेक्यूल हो जाए, यानी पॉली एटॉमिक में 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो जाए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो रहेंगे वो ट्रांसलेशनल के 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, रोटेशनल के 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 6 ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मिलके। जबकि जो वाइब्रेशनल मोड है वो कितने भी हो सकते हैं, वाइब्रेशनल मोड कितने भी, तो उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर F है तो मैं उसको यहां पे F लिख दूंगा। और एक वाइब्रेशनल मोड क्या ऐड करता है, 2F यानी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड करता है एक वाइब्रेशनल मोड। तो वाइब्रेशनल मोड 2F इतना ऐड करता है, तो ये हो गया तुम्हारा इतने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे डिवाइड बाय 2 RT, यानी ये हो गया 3 + F, इसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया, 3 + F RT। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी फॉर पॉलीएटॉमिक गैस।
तो आपको सारे अभी मिल चुके हैं दोस्तों, है ना। तो चलो हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, है ना। तो जो 2017 में एक न्यूमेरिकल आया था इस पे, और JEE 2019 में, देखो 2000 नीट में आया था, नीट 2017 में, और JEE 2019 में जो न्यूमेरिकल आया था उसको हम सॉल्व करते हैं। इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी थी, फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 मोल्स एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन। तो आर्गन के 4 मोल्स और ऑक्सीजन के 2 मोल्स ऐड अगर किए तो उसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो आपको निकालनी थी। तो हमें यहां पे फॉर्मूला पता है, हमारा फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला मैं यहां पे फिर से एक बार लिख देता हूं। ये इसको आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना। चलो तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है NF/2RT, वेर N इज नंबर ऑफ मोल, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो जो मिक्सचर है वो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक मोलिक्यूल होता है, इसलिए ऑक्सीजन के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ऑक्सीजन के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितने हैं, वो 5 है, क्योंकि ये रिजिड तो है ही, रिजिड भी है और डायटोमिक भी है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। और उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो N इज इक्वल टू 2 है, 2 मोल्स। अब ऑर्गन की अगर बात करेंगे तो वो मोनोएटोमिक गैस होती है, इनर्ट गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, तो उसके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3 होते हैं और नंबर ऑफ मोल्स आपको 4 दिए हैं। अब देखो जो एनर्जी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो मैं अगर इंटरनल एनर्जी O2 के लिए निकाल लूं तो उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में N2 इंटू F 5, देखो फॉर्मूला, डिवाइड बाय 2RT, यानी ये हो गया तुम्हारा 5RT। और जो इंटरनल एनर्जी आर्गन की है वो कितनी आएगी, इसके नंबर ऑफ मोल्स है 4 इंटू कितना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 डिवाइडेड बाय 2RT, तो ये 2 2 ये हो गया 6RT। अब यहां पे याद रखो कि जो इंटरनल एनर्जी है, कोई भी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली क्या करेगी, मिक्सचर है तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टोटल एनर्जी इज ऑक्सीजन प्लस आर्गन की एनर्जी, यानी ये हो गई 5RT प्लस 6RT, यानी 11RT, ये हो गई इंटरनल एनर्जी। तो अगर आपको टेम्परेचर दिया है, देखो अभी इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें टेम्परेचर आपको दिया है, तो अगर टेम्परेचर दिया है तो टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन्स में आप लिखोगे। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको पता है, कांस्टेंट की 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। तो वो एनर्जी, वो वैल्यू आप यहां पे डालोगे, तो दोनों वैल्यूज आपने यहां पे डाल दी है, तो आपको इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आया दोस्तों आपको? होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। ओके चलो ठीक है, यहां पे रुकते हैं। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम स्पेसिफिक हीट्स के बारे में पढ़ेंगे।